बफर सॉल्यूशन। ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? बफर सॉल्यूशन का। कनेक्टिव टिश्यूज है। बायोलॉजी से देखिए बच्चा बता रहा है कि सर हम लोग तो जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, सही बात है, लेकिन उसके बाद यदि वो सॉल्यूशन है तो कैसा सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन है। देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट एनी चेंज इन पीएच आफ्टर एडिंग एसिड और बेस इनटू इट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच का बदलाव नहीं होने दे आफ्टर यू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इनटू इट। यदि आप उस सॉल्यूशन में एसिड और बेस ऐड भी कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब देखो ब्लड इसका एग्जाम्पल है। रोज खाने के दरमियान हम लोग कुछ तो ऐसा खाते हैं जिसमें एसिड जाता है बॉडी में, बेस जाता है बॉडी में, लेकिन ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये सब भी कॉमा ब्रैकेट में कहीं पे लिख लेना। ब्लड का पीएच 7.4 यानी अल्कलाइन है, और ये एसिड और बेस इसमें ऐड करने से भी इसके पीएच में कोई बदलाव नहीं होता है, 7.4 ही रहता है ना। हमारे बॉडी में 7.4 पीएच है, और खाना खाते हैं तो फूड जूस में कन्वर्ट होगा, वो एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट होकर कहाँ जाएगा? तो ब्लड में जाएगा। अब आप टमाटर खा रहे हैं या नींबू खा रहे हैं तो एसिड तो है ही है, दही खा रहे हैं साइट्रिक एसिड है, तो ये H+ तो ब्लड ही में जाता है, लेकिन ब्लड का पीएच नहीं बदलता है। इसका क्या मतलब है? ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन पहले, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन which resist any further change in pH value after adding certain amount of acid or base into it, known as बफर सॉल्यूशन, है ना। such type of solution which resist any further change in pH value, such type of solution which resist any further change in pH value after adding certain amount of acid or base into it, known as buffer solution। जस्ट एक एग्जाम्पल समझने के लिए सिंपली ब्लड लिख देंगे, है ना। ब्लड में आपको पता है कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, HCO3 माइनस,
है ना। और फॉस्फेट साइंस भी होते हैं, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब तो नीट का क्वेश्चन है बायोलॉजी के तरफ से, है ना। जब आप ब्लड पढ़ रहे होंगे कि इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिससे कि ये बफर बनता है, तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, बाई फॉस्फेट आयन, ये सब का प्रेजेंस होता है। लिख दिए। ये पढ़ेंगे हम लोग पीएच आखिर क्यों नहीं बदलता, ऐसा इसमें क्या हो जाता है कि पीएच वैल्यू बदलता नहीं है। उससे पहले हम लोग बफर सॉल्यूशन के दो टाइप भी पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन के दो टाइप, बफर सॉल्यूशन के दो टाइप, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। वन इज एसिडिक बफर, अदर इज बेसिक बफर। यानी बफर सॉल्यूशन कितने तरह का हुआ, दो तरह का, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ weak acid and salt of this weak acid with a strong base known as एसिडिक बफर। एक वीक एसिड और दूसरा वीक एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये दोनों को मिला देंगे तो एसिडिक बफर मिल बनेगा। बना के दिखाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस and salt of this weak base with a strong acid known as basic buffer। एसिडिक बफर, बेसिक बफर। है ना, लिखिए जल्दी से, समझना है बात। बहुत मजबूत टॉपिक है सिलेबस का। और तीसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों का ध्यान नहीं रहता है, खत्म होने वाला रहता है ना। और आईटी वालों का ध्यान रहता है, मेडिकल वालों का ध्यान रहता है कि ख़त्म होने वाला था, इतना कंसिस्टेंट बच्चा होगा तब ना जा कर के पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो इस टॉपिक से जो सवाल आएगा बहुत भारी आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली अननोन रहता है सब, पढ़ ले नहीं रहता है सबका। कारण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बात सही है बोल रहे हैं सर, नहीं इतना कंसिस्टेंट रहेगा तब ना। देखो वीक एसिड खोजो एक, बोले सर खोजा हुआ है,
बीक एसिड खोजा हुआ है, कौन सा? एसिटिक एसिड। इससे अच्छा बीक एसिड का नाम क्या ही लेंगे। ऐसे यही एक नाम ले, जरूरी नहीं है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब बीक एसिड में ही आता है। अब यही बीक एसिड को मिलाना है किसके साथ? इसी बीक एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा, CH3COH एसिड हो गया, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? तो इसका जो साल्ट बनेगा उसका नाम बताओ। CH3CO Na प्लस H2O, ये OH। तिवारी जो इधर उधर नहीं बोलना है, समझना है बात। ये OH EH मिल करके क्या बन गया? वाटर। और CH3CO साथ में Na, तो ये बीक एसिड हुआ। इसी बीक एसिड का साल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो नाम बताओ। CH3CONA। यानी ये दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा या मिक्सचर बनेगा उसी को कहेंगे एसिडिक बफर। यदि कोई पूछता है H2CO3 है, ये भी कार्बोनिक एसिड बीक एसिड में आता है ना? तो H2CO3 का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो NaOH मिला देंगे इसमें, तो इसका साल्ट बनेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है ना? और भी आयंस होते हैं, लेकिन ये भी होता है। तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, देखा ना, एक H हटा और HCO3। ये इनफैक्ट 10वां में पढ़ना था तुम लोगों को साल्ट फॉर्मेशन में, एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में, कि कोई एसिड है बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। एसिडिक बफर कैसे बनेगा, समझ गए? एसिडिक बफर का एग्जांपल NH4OH, एक वीक बेस है, और इस वीक बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, Cl ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl ले लोगे, NH4OH और HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NH4OH प्लस HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखो बहुत भारी नहीं होता कुछ, थोड़ा टेक्निक से समझना है। बोले सर OH वाला ये वाला मिल के क्या निकल जाएगा, और तब देखो क्या बच गया। बस इतना आसान तो होता है, दिमाग ही लगाना छोड़ देते हैं कि हाँ होता होगा, कैसे भी बनता होगा तो याद कर लेंगे। यही होता है ना भाई। अरे भाई याद हो जाएगा फट से। NH4OH NH4Cl है ना? ये एक एक एग्जाम्पल जो है मामूली मत समझिएगा, यही एग्जाम्पलवा आएगा, आता है कि कौन इसमें से बेसिक बफर है NH4OH NH4Cl, कौन इसमें से एसिडिक बफर है। आपको ढूंढना रहता है कि जो 4 ऑप्शन चूंकि वहां देगा, पर ढूंढना यह है कि बीक एसिड होना चाहिए, और बीक एसिड का साल्ट किसके साथ होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। लिखिए जल्दी से, लिखिए ना। और आज तो शक्ति भी आ गई है। अब क्या, बफर सॉल्यूशन समझ लेना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन है।
क्या समझ गए? एसिडिक बफर, बेसिक बफर। अब हम लोग को समझना है पहले कि इसका पीएच कैसे निकलेगा, फिर समझना होता है कि आखिर इसमें एसिड और बेस डालने से पीएच क्यों नहीं बदलता है ना। ऐसा नहीं है कि डाल देंगे इतना ना डाल देंगे कि बदलेगा कैसे, नहीं, ऐसे नहीं है। उसको बफर कैपेसिटी कहा जाता है। जितना एसिड या बेस डालने से पीएच इसका नहीं बदलता है, उतने अमाउंट को जो ये रेसिस्ट कर जाता है उसको सॉल्यूशन की कैपेसिटी बोलते हैं, दैट इज बफर कैपेसिटी। अब आप चाहिएगा तो 2 गुना डाल दीजिएगा, 1.5 गुना डाल दीजिएगा, उतना ही डाल दीजिएगा तो बदलेगा ही। अब जैसे होता नहीं है क्या कि इतना ना फुचका खा लिए, इतना ना फुचका खा लिए, इतना ना एसिड गया बॉडी में कि ब्लड के लेवल पे पीएच चेंज हो गया, तो हॉस्पिटल में नजर आइएगा, पानी चढ़ा करके निकालेगा धीरे धीरे करके, है ना, बॉडी से एक्सक्रीशन करा करा के निकाला जाएगा, पानी चढ़ाना पड़ता है ना। तो पीएच यदि ब्लड का बदल दीजिएगा आप तो फिर इधर नज़र भी नहीं आइएगा, पूरा बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। फिर पानी वानी चढ़ा करके आपको 2-3 दिन में नॉर्मल पीएच किया जाएगा, है ना। तो वो बफर कैपेसिटी है सबका, है ना। और ये अलग अलग सोल्यूशन का है। एक आध को बरियाती वगैरह में बैठ जाएगा, कहेगा लाओ रसगुल्ला, 100 खा रहे हैं, गिन रहे हैं लोग, 150 हुआ, अभी 5 और चलेगा ना, तो उसके बाबूजी आ जाते हैं, तब तक छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पीएच बदल जाएगा। कहने का मतलब है कैपेसिटी। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, फिर समझेंगे हम लोग कि क्यों नहीं बदलता। इसके लिए एक टर्म आने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पर ही पढ़ ले पहले हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट, तब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसका पीएच नहीं बदलता और हाउ वी कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये सब देखना है। कॉमन आयन इफेक्ट बफर सॉल्यूशन के अंदर ही हेडिंग लगाए। कौन सा इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है जरा समझिएगा। ये अलग ही टॉपिक है बफर सॉल्यूशन से, लेकिन एग्जाम्पल यहीं से होके जा रहा है। ये देखिए, आप पहले देखिए, उतना आसान भी नहीं है, आप देखिए पहले, थोड़ा सा तार एक एक बात का हटेगा ना, समझ कुछ नहीं आएगा। CH3CO माइनस और H+ एसिटिक एसिड। इसमें एक और चीज था, अभी अभी देखे थे, CH3CO Na। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आयनिक है। सोडियम हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखे थे NaCl, Na जिससे भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक ही बनेगा। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे जो टूटेगा CH3CO माइनस Na+, ये कंप्लीट टूटेगा, इसमें रिवर्सिबल का साइन नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों मिक्सचर को ही तो एसिडिक बफर कहते थे। तो जब हम एसिडिक बफर लिए हैं तो आप देख रहे होंगे कि CH3CO माइनस वहां भी है और CH3CO माइनस नीचे भी है। ये दोनों आयन कॉमन नहीं है क्या? ये सॉल्यूशन में ये दोनों आयन कॉमन हो गया, चूंकि दोनों सॉल्यूशन एक साथ है। यानी आप समझेंगे कि एक चाय का कप ऐसे लिए और इसमें ही दोनों है, यानी एसिटिक एसिड भी इसी में है और सोडियम एसीटेट भी इसी में है, दूसरा कहीं और नहीं है। तो ये दोनों ही आयन तो कॉमन हो गया सॉल्यूशन में। क्या अब इस कप में जानते हैं कितना चीज है आपके पास? इस कप में है CH3CO माइनस, Na+, H+, इतना तो है ही है। और यदि पानी लिए हैं तो H+ OH- तो फ्री में मिलेगा ही, ये सब इसमें पाया जाएगा। तो इसमें आयंस कौन कौन हुआ? आयन, सब तो पानी में ही डिजोल्व हुआ। एसीटेट आयन देखिएगा प्रोडक्ट में कॉमन हो गया, ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, ये इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हुआ क्या वो समझिए, हुआ क्या?
हुआ ये कि इसके आने के वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, जिसमें पढ़े थे कि प्रोडक्ट में यदि किसी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसका क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। इसके एडिशन से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर गया। दिस इज ए इफेक्ट। कॉमन आयन तो ये है ही है, कॉमन आयन होने की वजह से इफेक्ट क्या हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज। तो कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि इन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, इफ वी ऐड ये इलेक्ट्रोलाइट और साल्ट having one ion common to it, then degree of ionization decreases। कहता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं जिसका कि एक आयन कॉमन होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले ये बातें, कॉमन आयन इफेक्ट किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा of weak electrolyte decreases when an electrolyte degree of dissociation of weak electrolyte decreases when a strong electrolyte having one ion common is added to it. The phenomenon is known as कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात जानना अभी आपके लिए बाकी था। कॉमन आयन इफेक्ट बफर सॉल्यूशन। ये सब बातें वैसे ही है कि इसके बिना जाने हुए भी लोग आईआईटी मेडिकल कर जाते हैं, लेकिन उनका हाल उन प्रोफेसर साहब लोग क्या करते हैं, कॉलेज वाले, आईआईटी वाले और मेडिकल वाले कॉलेज में वो खड़ा करके पूछेंगे, जैसे अभी आप लोग को पूछा जाता है, जब तुम बता दो रे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कितना खराब लगता है ये सुन के कि हमरा ऐसे सोचते हैं सर कि डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। उसी तरह से ये बातें होती हैं। कैसे उसको बता पूछते हैं बफर सोल्यूशन क्या होता है, कर तो गया मेडिकल, नीट हो गया, बफर सोल्यूशन। कॉमन आयन इफेक्ट किसको कहते हैं? हो सकता अब 40-45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन बना के तो बहुत कम लोगों का होता है, 40 बना के होगा।
तो वो इस 5 क्वेश्चन में यदि नहीं पढ़ा हो, छूट गया हो, लेकिन उस समय इतना शर्मनाक हो जाता है ये बातें कि लोग पूछ सकता है कि नहीं जानते थे, हुआ कैसे, सेटिंग वोटिंग कराए थे, कहा इंक्वायरी बैठा देगा कि देखिए ये जो है ठीक नहीं लग रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये बफर सॉल्यूशन में एसिड डालने से इसका पीएच काहे नहीं बदलता है। पहले ये समझ लेना है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, हमने एसिड नहीं लिखे हैं जानबूझ के, बेस भी हो सकता था, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसका एक आयन कॉमन हो, तो लीच टेलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये टूट रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, दे विल एसोसिएट, है ना। रिएक्शन का एसोसिएशन है, इधर से देखें तब एसोसिएशन है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका डिक्रीज करेगा। यही है कॉमन आयन इफेक्ट, इतना छोटा सा बात। लेकिन जानते हैं इसको उपयोग करते हैं न्यूमेरिकली कैसे, हम आपको समझाते हैं, समझिएगा बहुत गौर से, बहुत गौर, जो बोलते हैं ना उस ध्यान दीजिएगा। सी अल्फा लिखते थे, इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कैसे आता था, सी आता था, अल्फा होता था, सी माइनस सी अल्फा, वो सी अल्फा, वो सी अल्फा, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 मोलर है, मान लिए हैं, तो ये तो इधर टूट के आया, तो 1 मोलर है तो 1 ही मोलर टूट के आएगा ना। तो सॉल्यूशन में CH3CO माइनस का टोटल कंसंट्रेशन यदि पूछा जाए तो कितना लेंगे, तो बोलेंगे सर सी अल्फा प्लस 1 लीजिएगा। सी अल्फा वीक एसिड के वजह से, और 1 आपने 1 मोलर साल्ट लिया था, ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक है तो ऐसे समझो, ये एसिड का कंसंट्रेशन मान लो हम C1 लिए, तो ये C1 अल्फा हो गया, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर के बजाय C2 मान लो, है ना। दिमाग में मैथ ज़्यादा चलता है, बातें कनकेगा 1 कैसे ले लिया, कहाँ से आ गया, नहीं लिया, मान तो सकते, C2 मान सकते, C2 मान सकते। तो यहाँ पर ये 1 मोलर के जगह पे कौन सा चीज़ आ जाएगा, C2 आ जाएगा। C2 मोलर लिखें, जो देखो नहीं देख रहा होगा उतारने समय में क्या लिखे हैं सर, इसका टेंशन होगा, है ना। 2-4 को बच्चा ऐसे इतना ध्यान दिलवाते हैं ना, फिर भी जो है देखता नहीं है, वो खाली बाद में उतार लेता है। C2 मोलर, है ना। तो C1 अल्फा प्लस क्या, प्लस क्या, C2 लेना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का जब भी बातें होगा। जैसे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना होगा तो एसीटेट आयन तो दोनों तरफ से जोड़ना पड़ेगा सॉल्यूशन में। अच्छा बात जानते हो इसमें क्या है, तुम्हारा मैथ सब बन जाता है कि C1 अल्फा इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू C2, सो मे बी नेग्लेक्टेड। और C1 अल्फा को नेग्लेक्ट कर करके दोनों का जोड़ किसके बराबर ले लेना पड़ता है, C2 के बराबर। जहां कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो होने वाला होगा टफ, लेकिन ये बातें दिमाग में याद रखना है कि C1 अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होगा वो होगा बहुत कम, और C2 के वजह से जो आया होगा वो होगा ज्यादा, तो उसके कंपेरिजन में उसको क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट आपके जो IJE और न्यूमेरिक बनाने में काम आने वाला है, कि C1 अल्फा प्लस C2 होगा जो C2 के बराबर होगा। C1 अल्फा इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू, C1 अल्फा इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू C2, so may be neglected
कितना सारा कुछ नेग्लेक्ट करके पढ़ते हैं हम लोग। मे बी नेग्लेक्टेड इन एडिशन टर्म। हाँ, तुम लोग के ज़माने में नहीं, 10 साल पहले हुआ क्या, एक भाई साहब किताब लिखे केमिस्ट्री का, नाम था रंजीत साहनी। वो क्या सब किए कि जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो इसी पे समझो कि एक वार टाइप कर दिए। काहे नेग्लेक्ट करेंगे, ये इतना होता है। किताबें में बहुत थेसिस लिखा है, अभी भी किताब पढ़ा है, बहुत थेसिस है कि C1 अल्फा जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड जितना भी होगा, नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे हम नेग्लेक्ट। अब वो नहीं नेग्लेक्ट करके किताब लिखे। जब नेग्लेक्ट नहीं करके किताब लिखे तो जितना सॉल्यूशन था सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गया। मतलब कि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हुआ, अंत में जाके एक वो बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाए। तो मतलब केमिस्ट्री पढ़ा के उसके बाद मैथ शुरू हो जाए, फिर सबका अल्फा बीटा निकालना पड़े। लोग क्या किया, उस सर ही को एलिमिनेट कर दिया कि तब भी नहीं चला। नेग्लेक्ट करके आसानी से बन रहा था, उसको नहीं नेग्लेक्ट करेंगे ऐसा लिख लिख के, जैसे यहाँ पर लिख दिए वो कि इन ऑल अदर बुक देयर विल बी नेग्लेक्टेड बट, हाँ हम इसको कंसीडर करेंगे और कंसीडर करना चाहिए। वो इतना सब लिखे हर क्वेश्चन में। किताब है, एक किताब तो बढ़िया है, लेकिन है क्या कि भाई सच कहाँ चलता है, लोग तो झूठ बेचता है, अब बिकता ही झूठ है। यही कॉन्सेप्ट था नहीं चलने का। अब बचपन को भारी लगे कि मैं एक तो मैथ छोड़े हैं, फिर एक वो बड़का वो मैथ आ जाता है, नहीं आ जाएगा। C1 अल्फा C2 ही है, और ये भी C अल्फा है, तो इस C अल्फा का जहां गुना होगा तो बताइए क्वाड्रेटिक नहीं फंस गया क्या? क्योंकि दोनों का गुना तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं कि कितना बड़का वो मैथ हो जाएगा। इसका K निकालना रहेगा, तो CH3CO माइनस H प्लस, और नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, CH3COH, यही ना लिखेंगे। इसका तो कुछ लेंगे नहीं, लेकिन सॉल्यूशन में CH3CO माइनस तो दोनों के वजह से है। जब दोनों के वजह से है तो K बराबर लिखाएगा C1 अल्फा प्लस C2 इंटू अगेन C1 अल्फा, हाइड्रोजन का होता है C1 अल्फा, और बाई वहां वाला होगा C1 माइनस 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखिए इसका गुना भारी लग रहा है या नहीं लग रहा है, बराबर के। अब सस्ता कितना हो गया, जब ये पूरे को हम C2 खाली मान लेंगे तो बताइए खत्म हो गया, है ना। यही अंतर है दोनों में, हम बता दिए कि जहां कॉमन आयन इफेक्ट करे, यानी जब कहे कि एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट हो रहा है तब तो सही है, लेकिन जब कहे कि एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट में तोड़ रहे हैं तो ये केस बन गया कॉमन आयन इफेक्ट का, दोनों का कंसंट्रेशन होगा। तो हम लोग किसका कंसंट्रेशन मैनेज करेंगे, शुरुआते वाला का, जो दूसरा जो ऐड होगा उसका कंसंट्रेशन ले लिया जाएगा, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट का मेन काम यही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ना है कि भाई पीएच क्यों चेंज नहीं होगा, तो हम बताते हैं। अब देखिए आप, why pH not change after adding acid, why pH of acidic buffer not change after adding acid or base to it। बाबू ध्यान से देखना, देखिए आपको हम समझा पा रहे हैं या नहीं। CH3COH है, टूट जाएगा CH3CO माइनस H प्लस में,
इसमें एसीटेट आयन CH3CONa भी है, ये टूट जाएगा CH3CO माइनस Na प्लस में, साथ में वाटर में रहता है, तो वाटर भी इसमें ऑलरेडी है H प्लस OH माइनस। अब ये सॉल्यूशन पूरा है पहले से एक एसिडिक बफर। अब इसमें आप HCl कह रहे हैं कि ऐड करेंगे या कोई भी एसिड ऐड करेंगे। एसिड लिखने का तरीका आपको बताए थे हम, HA, कोई HA ऐड करेंगे तो इसमें आएगा क्या, तो H प्लस A माइनस, ये ऐड किए, ऐड एसिड। देखिए एसिड ऐड करने से सॉल्यूशन में क्या गया, देखिए ना क्या गया, H प्लस गया, ठीक है, H प्लस गया, ये H प्लस यहां भी है क्या, ये H प्लस इसके कंसंट्रेशन को ही तो बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में, यानी जितना H प्लस आएगा उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में सेट कर देगा। तो सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ा कहां, बढ़ता तो तब जब स्टिक हो जाता, ये रुक और ये H प्लस आता, लेकिन ये वाला है नहीं, इसमें तो डायनामिक है, ये चलता रहेगा, उधर से टूट के ये बनता रहेगा, ये जुड़ के वो बनता रहेगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे ही आप बढ़ाइएगा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, है ना, और जहां तक ये करेगा वही सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी कहलाएगी। यदि फाइनली बढ़ा दिए तो फिर पीएच बदल जाएगा, है ना, तो उतना कि ये खा जाए, कहिएगा कि एसिटिक एसिड जितना बढ़ाइएगा सबको क्या करे, निगल जाएगा, सबको निगल जाएगा। निगल जाएगा मतलब मुंह फाड़े हुआ, उधर से एसिडिक एसिड मुंह फाड़े हुआ, इधर एसिड आया, एक गो आया खा गया, दो गो आया खा गया, तीन गो आया खा गया, बढ़ने देगा। हाँ, तो जैसे कभी बहुत गौर से छिपकली वगैरह के देखोगे, दो चार गो फटिंगा आया, बारी बारी करके वो खाते रहता है, समझ रहे हैं हम कौन से लेवल में जाके समझाएं आपको कि जितना H प्लस बढ़ेगा वो एसिडिक एसिड सबको निगल जाएगा, H प्लस बढ़ने ही नहीं देगा, इसीलिए पीएच नहीं बदलेगा। तो क्यों नहीं बदलेगा, कारण पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, इट हैपेंस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इट हैपेंस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कोई बेस डालिएगा तो OH देगा, कोई बेस डालिएगा एड बेस तो BOH क्या देगा सॉल्यूशन में, तो B प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस इस OH माइनस को बढ़ाएगा और रिएक्शन को किधर सेट करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन में, तो OH भी बढ़ने नहीं देगा, और जितना देर तक रोक के रखेगा वही उसकी क्या होगी, बफर कैपेसिटी। शॉर्टकट में केमिस्ट्री में उसी को BC कहते हैं, है ना, आप लोग तो BC बोलते रहते हैं कुछ और के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में बफर कैपेसिटी को ही BC कहते हैं, वही निकाला जाता है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं when acid added to an acidic buffer reached H plus ion shift in backward direction
and concentration of hydrogen ion appear to constant, so their pH also does not change. यानी वन लाइन्स में आप कह सकते हैं ड्यू टू, सीधा बात, कॉमन आयन इफेक्ट है ना, कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों नहीं बढ़ने देगा? तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कभी कभी डायरेक्टली ऑप्शन में इसमें देखा गया है कॉमन आयन इफेक्ट लिखा नहीं रहता है, पूरा बात लिखल रहेगा कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आ जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका घट जाएगा, इसलिए पीएच नहीं बढ़ेगा। तो वो भी सही है। H+ का कंसंट्रेशन आ गया, यहाँ गया, CH3CO- को जोड़ के उधर लेके चला गया, यानी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए पीएच नहीं बढ़ रहा है। जल्दी, अभी बहुते पढ़ाना है तिवारी जी। हाँ जल्दी लिखिए, लास्ट जैसा अभी से स्टार्ट हो जाइए, ढीले ढाला नहीं। हम यहाँ ढो तुमको छुट्टी दे देंगे तब। छुट्टी नहीं होता है सर, कोचिंग न है। हाँ झोली में होगा। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल है। पहले तो बाजार पे डिपेंड करना पड़ता है, लाना पड़ेगा ना, H2SO4HCl ये सब लाना पड़ेगा ना, और वो H2SO4HCl देगा हमको, तो बहुत रिस्क भी है। हाँ मैग्नीशियम का फीता जला सकते हैं। हाँ लिटमस पेपर का टेस्ट करा सकते हैं। धुआं धुआं न हो जाता है केमिस्ट्री वाला, एक केमिस्ट्री वाला एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंट में सब बहुत खतरनाक केमिकल रहता है, बहुत सब धुआं धुआं हो जाता है। HCl H2SO4 ये सब तो हो सकता है। हाँ बुढ़वा पर तो हो ही सकता है। चलिए आगे बढ़े। गूगल भाई साहब तो दिखाई न देंगे, हम दिखाएं चाहे ना। बदलें बढ़े। चलिए मैं कि मेडिकल में सब कोई काम देता थोड़े, बफर कैपेसिटी
इसका सैंबल है ऐसा, फाई बोलते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होता है, तो देखो BC बफर कैपेसिटी बराबर द नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर, मतलब कंसंट्रेशन हो गया सीधा, है ना। 1 लीटर बफर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू बाई चेंज इन पीएच, बाई चेंज इन पीएच। सीधा साधा बफर कैपेसिटी इसी को कहते हैं। डिफिनीशन बना लो या फिर सीधा फॉर्मूला लिख दिए। किसी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी निकालनी हो तो यही काम करेंगे। बफर कैपेसिटी निकल जाएगा, बफर कैपेसिटी निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो पीएच निकालना सिखा दें। क्वेश्चन, पीएच ऑफ ये बफर सॉल्यूशन is 4.75 if 0.01 molar NaOH added to it, the pH changes to 4.83। कैलकुलेट बफर कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जल्दी से बना दो, बिल्कुल आसान है। बफर कैपेसिटी निकालना है। फार्मूला बताने के बाद वैल्यू पुट पार्ट ही है। हो गया? कितना आया आंसर? देखिए, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 4.75, तो इसमें 0.01 मोलर यानी 0.01 मोल NaOH 1 लीटर में ऐड किया गया। तो पीएच वैल्यू बदल गया, थोड़ा सा बदला। तो बदला तो भाई 13 में 5 गया 8, 0.8 आएगा, ठीक है। तो बदल गया, तो इसकी कैपेसिटी कहां तक होगी यही तो निकालना है। तो बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.01 नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू इट। 0.01 मोल NaOH ऐड किए थे हम लोग। अब पीएच में बदलाव कितना का हुआ
1/8, 1/8 आणि इसकी बफर कैपेसिटी 1/8, 0.125, ये आंसर। इतना ही आसान होता है। अब हम लोग को निकालना है कि पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एसिडिक बफर का, और एक बेसिक बफर का पीओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है, कैसे आएगा फार्मूला ये देखेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच अगला हेडिंग है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का नाम होता है एक हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन या हेंडरसन हैश ब्लैक इक्वेशन भी कहा जाता है। हेंडरसन्स हैश ब्लैक इक्वेशन या सिंपल हेंडरसन इक्वेशन है ना। तो पहला कैलकुलेशन, पहला किसका, एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर। बाबू 5 मिनट तक तुम बोर्ड देखोगे, खाली कलम गिरा दो, कलम जो है रख दो, कलम रख दो और खाली देखो। हम रुक जाएंगे कुछ देर। एसिडिक बफर का पीएच निकालना है भाई, तो कैसे निकालें। तो CH3COH, CH3CO माइनस और H+ होता है, और इसमें एक इसी का साल्ट एडेड रहता है। चूंकि दोनों मिला रहेगा तभी सॉल्यूशन को बफर कहेंगे, एक सॉल्यूशन को बफर नहीं कहेंगे। ये दोनों मिला रहेगा तभी सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। अब ये मान लो कि इसका वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, इसका कंसंट्रेशन हम C1 माने, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा होगा C-अल्फा, ठीक है। और ये सॉल्ट है, वीक एसिड और उसी का साल्ट, साल्ट का कंसंट्रेशन हम लोग कितना माने हैं, C2। तो उसके वजह से ये भी आ रहा होगा C2 और ये C1-अल्फा कर देते हैं, ठीक है। यही सिनेरियो है एसिडिक बफर का, इसी का पीएच निकालना है। तो हम लोग सबसे पहला सोचेंगे कि पीएच तो निकलेगा हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन से। तो इस पूरे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कहां पे मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा। यही तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है, यही हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट क्या आएगा, पीएच आएगा। तो ये एसिड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के आ रहा है, जरा पता करिए। तो आ रहा है CH3CO माइनस H CH3 में इक्विलिब्रियम तो बस इसी के वजह से है। तो K तो यही आएगा इस एसिडिक बफर का, इसमें ये वाला तो ये बढ़ा देगा, Na का कोई रोल है नहीं। तो जिसमें इक्विलिब्रियम है उसी को तो लेंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो देखो आप, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिखाई दे दिया क्या, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिखाई दिया क्या। कलम तुम उठाना ही मत, ऐसा तो एकदम नहीं करना, अंत में कलम उठाना है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बताओ कितना, C1-अल्फा नहीं बोलना अभी,
हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना बताओ, K गुना CH3COH बाई CH3CO माइनस, यही तो है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। पीएच निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर, चूंकि एग्जाम्पल यही एक तो रहेगा नहीं, कोई भी रहेगा, तो CH3COH हमारा क्या है बताओ, अरे बताओ ना क्या है, एसिड का कंसंट्रेशन है, और CH3CO माइनस का वही कंसंट्रेशन है जो साल्ट का कंसंट्रेशन है। साल्ट का कंसंट्रेशन वही है C2 जो CH3CO माइनस का है। तो एसिड का कंसंट्रेशन बटा साल्ट का कंसंट्रेशन। यदि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कभी सवाल में पूछे, जो पूछता है यहीं से निकलेगा। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यदि पूछ दे तो डायरेक्टली यहीं से निकलेगा कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, तो आपको यही काम करना है। एसिड वो सवाल में लिखेगा, साल्ट भी वो सवाल में लिखेगा। कभी कभी साल्ट नहीं लिख के आयंस लिख देता है, ताकि आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए ये दोनों का रिलेशन क्या है। जितना साल्ट का कंसंट्रेशन है उतना ही उसके द्वारा फर्निश्ड एनायन का कंसंट्रेशन है ना। यानी साल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये एनायन। साल्ट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एनायन। K गुना एसिड बटा साल्ट। अभी रुकना है, अभी लिखना थोड़े ना है, अभी देखते न रहिए। pH बराबर फॉर्मूला बताइए, -log H प्लस। अब पूरा का पूरा ये H प्लस जो है ना, ये लिख देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए, आप देखते रहिएगा, देखना जरूरी है। -log क्या लिखें, K, ये क्या हो गया है, कहाँ गया इरेजर, ये बीच में ऐसा क्या है। चलिए, K बराबर क्या लिखें, -log K, अरे बोलो ना बच्चा, बोलने से, एसिड बाई सॉल्ट, पूरा का पूरा इतना। अब इसमें पूरा का लॉग गुना कर दें तो pH ना निकलेगा क्या, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ ना। देखो, तो देखो pH बराबर -log K प्लस, गुना बाबू, प्लस -log एसिड का कंसंट्रेशन बाई किसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। -log K बराबर कुछ होता है क्या, यदि कुछ होता है नहीं तो सही है। -log K बराबर कुछ होता है क्या, PK, तो PK ला दो। -log K बराबर, -log K बराबर, बोल ही नहीं रहा तुम लोग यार, -log K बराबर PK। ये तिवारी जी आप तो लिख रहे हैं जी, ये तो पाप कर रहे हैं आप, ये पाप ही। स्टूडेंट यदि बात नहीं मानेगा मास्टर साहब के तो पाप ही ना हुआ जी। pH बराबर हो गया P प्लस माइनस प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन बाई, लिख सकते हैं क्या, एसिड का कंसंट्रेशन। ये माइनस को माइनस में छोड़ दिया, प्लस माइनस माइनस नहीं किए। लेकिन ये बात दिमाग में रखना, यदि आपके सवाल में PK माइनस लिखा है तो लॉग एसिड बटा साल्ट होगा, प्लस लिखा है तो साल्ट बटा, वो डायनामिक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। PK भी -log K लिखा रह सकता है। तो ये बहुत डायनामिक है, फार्मूला के साथ साथ कैसे डिराइव हुआ है यदि दिमाग में रहेगा तो वहां पे गलत नहीं होगा। चूंकि 4 ऑप्शन आता है, वो चारों ऑप्शन थोड़े ना अलग अलग रहेगा। अरे इसी में PK प्लस है तो 2 ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है प्लस माइनस के साथ, यही सेम चीज।
और दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है माइनस के साथ दोनों उल्टा, तो चार ऑप्शन तो बन गया। कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो वो याद रखने से तो नहीं होगा, थोड़ा डायनामिकली सोचना पड़ेगा कि ये आ जाए और इसमें लॉग लगा करके अपने से देख लेना है, तब वो क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। नहीं तो पूछेगा यही, लेकिन उसके चार ऑप्शन की वजह से दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, इसी को कहते हैं हैंडरसन इक्वेशन या हैंडरसन हैस ब्लैक इक्वेशन। अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर पी के प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन C2 है और एसिड का कंसंट्रेशन C1 है, सीधा पी के प्लस लॉग C2 बाई C1। ठीक है, कभी कभी सवाल में ये सब न्यूमेरिकल ही बना रहे हैं, इफ C1 बराबर C2, कंसंट्रेशन का बराबर है किसका, मतलब E और E तो दिमाग में है, इक्विलिब्रियम तो इसके वजह से है, इसका कंसंट्रेशन इसके वजह से है ना, यही तो मिक्सिंग है कॉन्सेप्ट का। यदि कहे कि यही 50% डिसोसिएट हुआ है तो 50% एसिटिक एसिड होगा और 50% एसिटेट आयन होगा, तो ये 50-50 भी होगा, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा C2, तो pH बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ठीक से पी के प्लस कुछ आएगा क्या, log 1 बराबर 0 होता है, तो log 0 खत्म हो जाएगा, log 0 कुछ होता है क्या, अब लिखो ना जल्दी से, फिर बेसिक बफर बता देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। लिखो 4 लाइन में। अब ये जाके घर पे भी जो है बनाना होगा, 9 बजे, तो अब तो फोन करके बता देना है कि बिछावन लगा के रखो रहे हैं भोरे 8 बजे निकला है, 9 बजे जाएगा, तो इतना तो होना चाहिए। नहीं, बिछावन लगा के रखो कि पीछे में जो स्विमिंग पूल बनाया है उसको किसको तैयार करना है कि एक सर आ रहे हैं, बाथ लेंगे फिर जाके सोएंगे। सोचो ना अभी से कैसा रहे वो, रात में 9 बजे जा रहे हैं, स्विमिंग पूल रहे पूरा, फिर खाली हाथ ऐसे करने का देरी, तौलिया पीछे से पड़ जाए अभी तुम कुछ भी कर सकता है, ये सब भी हो सकता है। है ना, तौलिया में भी कैटेगरी रहे, वाइट वाला, येलो वाला, ऑरेंज वाला, और नहीं तो गमछा से भी काम चल जाता है। अब डिपेंड आप ही पे करता है कि काम गमछे से चला लेना है लाइफ में, कि वो वाला तौलिया वाला सीन होना चाहिए। हाँ, तो अभिषेक पे डिपेंड करता है, वैसे गांव में कबड़ा उबड़ा
उसमें उसमें भी पानी रहता। हाँ, गड्ढा उढ़ा रहता, उसमें भी पानी रहता। कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उसको। हाँ, जैसे ये बात हम जैसे गांव में कहते हैं तो लोग ऐसे ही जवाब देते हैं कि स्विमिंग पूल है, वहाँ पे बगल में गड्ढा है ये, और में पानी है ये। ये बात भी होता है। तो ये बस उतना ही डिफरेंसेस है। डिफरेंस वही जो है ना, वही गैप को भरना है, बाकी तो नेचर में सब कुछ मिला ही है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी बेरोजगार नहीं है, यदि वो बेरोजगार हुआ है तो वो अपने मन से हुआ है, क्योंकि भगवान जिस दिन जिसको पैदा किए उसी दिन उसका रोजगार दिए हैं। अब यदि आपको मिल नहीं रहा है तो आप इतने मूर्ख हैं। अब पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है, हम तुम लोग से शेयर किए हैं, जरा सोचना इस लॉजिक को। वो कह रहे थे कि जब जिस दिन आप पृथ्वी पे आ गए हैं उसी दिन आपके लिए भगवान खाने का इंतजाम कर दिए हैं, बस आपको ढूंढ लेना है। खाने का कमी तो नहीं होगा, क्योंकि खेत दिए हैं भगवान ही ना। खेत है, 10 फूल गोभी उपजाएंगे, 5 को बेचेंगे, 5 को खाएंगे, भूखल कैसे मरेंगे। तो सोचना यही है। चलिए, पीएच बराबर पी के लिख दिए हैं एक जगह पे। एक ऐसे घूमते घूमते क्वेश्चन है कि साल्ट का कंसंट्रेशन 10 गुना है एसिड से। साल्ट का कंसंट्रेशन 10 गुना है एसिड से, तो पीएच कितना होगा? +1 होगा, क्योंकि साल्ट 10 बटा एसिड, तो pK +1। साल्ट 100 गुना है तो pK +2 है ना। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, pK +1 की pK +2 ऑप्शन से ऐसे रह रहा है, pK +1 की pK +2, तो pK +1 हो जाएगा, 10 गुना होगा। तो नीचे में सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव लिख लेना, ये सब आया हुआ है। और कहे ना कि सवाल बड़ी आसान भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा क्या 70% बच्चा तो सिलेबस में यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। 30% में जो है उसमें 70% को समझ नहीं आया, तो रह कितना गया? 100 में पूछो तो बहुत कम, 10-5%। इफ साल्ट का कंसंट्रेशन बराबर 10 गुना एसिड का कंसंट्रेशन 10 टाइम, देन, अब यदि आप यहां तक काम किए हुए हैं और ये सवाल आपको दिखाई देता किसी भी फॉर्मेट में, तो बाकी आप परेशान रहेगा। बफर सॉल्यूशन तुम देखे ही नहीं थे, ये बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, और कोई कह रहा है इसमें कुछ है, ये तो pK +1, 100 गुना हो गया pK +2। और इतना समझने के बाद भी क्वेश्चन जो है ना फेवर में रहता है, सिलेबस फेवर में रहता है। जल्दी लिखने में देरी लगा रहे हैं आप लोग, टाइम आप ही लोग का है, तो जल्दी ये खत्म हो गया। क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है इस बार, वो जो बुकलेट है, सुनोगे वो बुकलेट में बफर सॉल्यूशन जहाँ है ना, उसका पहला क्वेश्चन छोड़ के बाकी बनाना है। पहला क्वेश्चन साल्ट हाइड्रोलिसिस का है, गलती से प्रिंट हुआ है, पहला छोड़ देना है, उसके बाद बनाना है बफर सॉल्यूशन का पहला वाला। हाँ, उसको बनाना है, वो इसी पर बनेगा सब। एक बेसिक बफर पढ़ाने दो। है ना, कल जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसमें बफर सॉल्यूशन नाम का हेडिंग है एक। कई नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है?
तो 86 को छोड़ देना है, 87 के आगे बना देना है बफर सॉल्यूशन पूरा। जरूरी नहीं कि पी के का वैल्यू हमेशा दे, लॉग के का वैल्यू से भी पी के का वैल्यू निकाल सकते। बड़े वो जो एक एक पेज का 2 सीट मिला होगा उसमें भी 3 क्वेश्चन होगा बफर सॉल्यूशन से। बढ़ रहे हैं। सेकेंड, फॉर बेसिक बफर, हेडिंग ऊपर वाला ही तो है, समझ रहे हैं ना? 1 और 2 समझ रहे हैं? 1 2 समझ रहे हैं? यानी मेन हेडिंग क्या पड़ा हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन। ये है हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। अब बेसिक बफर का निकालेंगे। बेसिक बफर में एक्चुअली NH4OH होता है, जो इक्विलिब्रियम पे NH4 प्लस और OH माइनस, इसी में जोड़ते NH4Cl को हैं, जो टूट जाता है NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये बेस बन जाता है और ये सॉल्ट बन जाता है। ये दोनों के मिक्सचर को बफर सॉल्यूशन कहते हैं, बेसिक बफर है। फिर यहां भी वही बात है कि इसका कंसंट्रेशन C1 होगा, इसका कंसंट्रेशन C1 अल्फा होगा, इसका कंसंट्रेशन C2 मानेंगे तो इसका कंसंट्रेशन भी C2 आएगा, क्योंकि इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तब जाके C1 अल्फा आएगा, ठीक है। इसमें पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चाहिए, वो दिखाई दे रहा है क्या? तो OH का कंसंट्रेशन से POH निकलेगा, और POH निकल जाएगा तो pH 14 में से घटा के निकाल देंगे क्या? तो इसका OH के कंसंट्रेशन के लिए काम करेंगे। Kb बराबर, बोलिए क्या? NH4 प्लस OH माइनस बाई NH4 OH, ठीक है। बोलिए ना जी, क्या निकाला जाए इसे? OH माइनस Kb गुना NH4OH बाई NH4 प्लस, या फिर OH माइनस बराबर Kb मल्टीप्लाइड विथ बेस बाई सॉल्ट। बोलिए, POH निकल जाएगा माइनस लॉग OH माइनस बराबर माइनस लॉग Kb इंटू बेस बाई सॉल्ट। POH बराबर माइनस लॉग Kb प्लस माइनस लॉग बेस बाई सॉल्ट। अब माइनस लॉग Kb इज इक्वल टू PKb होता है, तो POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग
सॉल्ट बाई बेस। देखिए हम आप लोगों को आसानी हो ऐसे याद रखने के लिए सिखाएंगे। दोनों में प्लस ही है, दोनों में साल्ट बटा एसिड या बेस है। एसिडिक बफर में साल्ट एसिड है, बेसिक बफर में साल्ट बटा बेस है। प्लस का प्लस में रहेगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स आप जानते हैं तो ऑप्शन वहां पे देखिए, यदि ये आ जाता है तो सही है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है और यही लिखा रहेगा और यही टिको लगा दीजिएगा तो गलत भी हो जाएगा, है ना। माइनस लगेगा तो लॉग बेस बटा साल्ट हो जाएगा क्या। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, और ये आपके ध्यान में जानते हैं कब रहेगा, जब आप पीओएच के कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला रटने के सिवाय जाकर के डिराइव करने के चक्कर में रहिएगा कि यहाँ आएगा 30 सेकंड में डिराइव कर देंगे सीधा, है ना। ये सब दिमाग में फ्रेम होना चाहिए। आज सिनेमा में दिखाता है मर्डर सीन पे हीरो जाता है, सब दिख जाता है कि वैसे विलेन आया होगा, मारा होगा, ऐसे गिरा होगा, इतना खून बहा होगा, सब फटाफट उड़ जाता है फिल्म वाले को। वैसे ही बचपन को दिखना चाहिए यहाँ पे कि भाई इसका पीओएच निकालना है, केवी आया, CnH4 गया होगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया दिमाग में फटाफट और ये आ गया, है ना। और ऐसा है तभी हम लोग जो है ना, बस आप पढ़ा लिखे पढ़े का जरूरत नहीं रहता है, नहीं तो याद रहता है। तो बट नेचुरल हम आपको ये सिखा देते, ये होता है हैंडर्सन कहते हैं, लिख लो। हाँ लेकिन याद नहीं रहेगा, यही प्लस माइनस हो जाएगा, यही पूछ दिया जाता है प्लस माइनस करके। अब बताओ पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच होगा। तो पूरा का पूरा पीओएच का फॉर्मूला पीकेबी प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन बटा बेस का कंसंट्रेशन, है ना। ये देखिए, अब देखिए यदि आपको पीएच पूछ रहा है वो, तो एक वो चक्कर यदि 14 लगा दिया है, ऑप्शंस बना रहे हैं, ये सब क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि यदि 14 लगा दिया हुआ है तो माइनस पी के भी ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। समझ रहे कितना चक्कर है। तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन यहां से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो 14 माइनस पी के भी और माइनस लॉग साल्ट बटा बेस हो जाएगा, है ना। इसलिए ये ऑप्शंस में भी आए तो भी दिमाग लगा के रखना है, और ये ऑप्शंस में आता ही है, इसलिए ही आता है कि यदि फिर भी दिमाग नहीं लगाए हो तो सीधा सीधा वो गलती आपसे करवा ले। गलती करने में देरी कितना लगेगा, बस इसी पे टारगेट करता है वो, इसी पे टारगेट करता है, लॉग बेस बटा एसिड की एसिड बटा मतलब साल्ट बटा बेस की बेस बटा साल्ट, यहाँ प्लस अदरवाइज माइनस। 14 में एक और माइनस चल गया है, देखिए देखिए कैसे भागा भागी करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक तो नहीं बना के दिखा दें, देखो तुम्हारे किताब में ही है क्वेश्चन जो कल दिए तुम लोग, एक अभी तो है समय भाई, एक तो बनाने दो ना। हाँ ये तो कहने के लिए है, तुम फिजिक्स के जगह नेटफ्लिक्स लगा के देखता है। बड़े एक क्वेश्चन में बता देते, छोड़ देना। कितना अच्छा बच्चा है, हमको आराम ही पे आराम देता रहता है। जल्दी से लिखिए ना, तो एगो बना देंगे, सबको कुछ लगता थोड़े है, खत्म नहीं होगा तब भी सबको थोड़े कुछ लगेगा कि अच्छा वो तो सर की जाना है, दो शिकायत कर दिया जाएगा और क्या।
आज बिहार बोर्ड में किस चीज का परीक्षा था जी? मैथ था। कल था मैथ। लीक तो होना ही है, नहीं कैसे हो। बिहार बोर्ड का परीक्षा लीक रहता है, लीकेज मामला रहता है। हो गया। क्वेश्चन नहीं बना दो यार, 1 मिनट रुको यार, बन जाएगा तो देखें। लिखूं जल्दी से, अब हम खोलेंगे नहीं, लेट हो जाएगा। तुम शुरू करवा देते तो तुम लोग बना देते ना 95 तक। खोलो इसको, 87 नंबर। पिछले दिन जहां तक छोड़े थे उससे कुछ आगे बढ़ा मामला कि बस वहीं तक? कहाँ बढ़ा है? ये सब आसान है, बनाने दो। ये बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.3 मोलर and concentration of NH4 is 0.20 molar. If the equilibrium constant Kb for NH3 equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. देखो क्वेश्चन है, ये बफर सॉल्यूशन आप लोग के सबके पास है, बोले हैं सब रखिएगा बैग ही में। प्रिपेयर्ड निकाल लिए सब, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया है? 0.3 है, 0.3 मोलर है, 0.3 मोलर है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस is 0.2 molar. If the equilibrium constant Kv for NH3 equal to 1.8 into 10 to the power minus 5, what is pH of the solution? ये क्वेश्चन जानबूझ के हम बना के दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप घर जाओ समय मिले तो बनाओ। और समय मिलता नहीं है, समय ढूंढना पड़ेगा, है ना। यही सवाल था, 87 नंबर है, लीजिए 87 नंबर है। उसके बाद जितना सवाल है सब बनाइएगा। अरे मेहनत कीजिए, पीछे बना हुआ भी है, नहीं बनता है देखिए उसको, लेकिन बनाइएगा ही नहीं। देखो, बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, NH3 का कंसंट्रेशन, NH3 मतलब हो गया बेस, NH3 मतलब हो गया बेस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.3 मोलर। कितना अभिषेक बताओ, लिखा हुआ देख रहे हो तुम, कितना है बताओ, कितना है कंसंट्रेशन बेस का? हम लिखे क्या है देखो तो, एक ही बात है कि अलग है? एक है कि गलती लिख दिए? एक ही बात है, चलो ठीक है। NH3 बेस था, NH4 प्लस साल्ट है, ठीक है। और रिएक्शन में Kb का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो Pkb का वैल्यू कितना होगा? माइनस लॉग Kb माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस लॉग 5 माइनस लॉग कितना? 5 माइनस लॉग
5 माइनस लॉग 1.8 का वैल्यू, हाँ लॉग 1.8 का वैल्यू, लॉग का वैल्यू लिखा हुआ है सवाल में कुछ का, लॉग 1.8 0.255 है शायद, बराबर कितना लिखें 5, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 4.745 पी के बी का वैल्यू निकल गया। अब बताओ अमोनिया बेस वाला है तो बेस वाला में पीओएच निकलेगा ना, पीओएच बराबर पी के बी प्लस, देखो अब याद है उसके हिसाब से, पी के बी प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन बटा बेस का कंसंट्रेशन। तो पीओएच बराबर, बाद में पीएच निकालने की 14 में से घटा देंगे ना, वो बड़का फॉर्मूला लेके काहे चलें। पी के बी 4.745 प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन 0.2, बेस का कंसंट्रेशन 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पीओएच बराबर 4.745 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 3, पीओएच बराबर 4.745, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, लॉग 3 का वैल्यू 0.47 आता होगा, तो पीओएच का वैल्यू 4.745 प्लस माइनस 0.17 बराबर, बोलो ना जी 0.17, तो 4.5, 14 में 7 गया 7 और 6 में गया 5, 4.575, तो पीएच बराबर 14 माइनस 4.575 है ना, 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4 और इधर बच जाएगा 9, 9.43 हो गया आंसर। ऐसे ही करके सवाल सब बनेगा। उसके बाद तो सवाल बनाइए, समय मिलता है कि समय खोजेंगे, आप के रूटीन में समय है, 3 दिन से जानते हैं